नमस्कार दोस्तों, बीजेपी के किसी बागी उम्मीदवार को चुनाव मैदान से हटाने के लिए खुद पीएम मोदी को फोन करना पड़े, अपने दशकों पुराने रिश्ते की दुहाई देनी पड़े और मोदी के फोन के बाद भी वो उम्मीदवार कह दे कि अब देर हो गई मोदी जी, मैं चुनाव मैदान से नहीं हट सकता, मैं अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो क्या कहेंगे आप? मोदी के फोन के बाद उस बागी उम्मीदवार ने दो टूक कह दिया है कि चुनाव तो लड़ूंगा ही। मोदी के फोन के बेअसर होने का खुद मोदी को जरा भी गुमान होता तो शायद उस अंदाज में अपने अधिकार के साथ इस उम्मीदवार को फोन भी नहीं करते। बीजेपी नेताओं को लग रहा था कि मोदी के इस फोन के बाद तो मामला निपट जाएगा। मोदी जी, मैं एक बात कहूं, सबको लग रहा था कि पीएम मोदी जैसे कद्दावर नेता के फोन के बाद हिमाचल की फतेहपुर सीट से चुनाव लड़ रहे कृपाल परमार चुपचाप चुनाव मैदान से हट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, समझिए और मतलब निकालिए। एक टीवी इंटरव्यू में परमार ने कहा कि पार्टी ने उनके 40 साल की सेवा के बदले उनके साथ नाइंसाफी की है और उनकी जगह ऐसे आदमी को उम्मीदवार बनाया है जो ठीक नहीं है। परमार ने पीएम मोदी से अपने पुराने रिश्ते का जिक्र भी किया, उन्हें देवतुल्य भी बताया, लेकिन यह भी कह दिया कि अब नामांकन वापसी का वक्त बीत चुका है, अब मैं चुनाव मैदान से नहीं हट सकता। न्यूज 24 के पत्रकार और माहौल क्या है जैसे चर्चित शो के एंकर राजीव रंजन सिंह ने कल फतेहपुर में कृपाल परमार से बात की। उसी बातचीत में परमार ने चुनाव मैदान से न हटने की वजह भी बताई और पार्टी की तरफ से लगातार जलील किए जाने का जिक्र भी किया। न्यूज 24 के हवाले से पहले सुनिए कि कृपाल परमार ने क्या कहा और उसके बाद आगे की बात कि मोदी का यह तीर भी क्यों खाली रह गया। सुनिए पहले कृपाल परमार को। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चुनाव तो 21-20 बागी लड़ रहे हैं बीजेपी के पार्टी के, हर जगह कई मंत्री के घर वाले भी लड़ रहे हैं भी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आपको ही फोन क्यों किया? क्या आपका उनका रिश्ता पहले से इस तरह का है? नहीं, मेरा उनके साथ बड़ा पुराना रिश्ता है। वो हमारे परिवार के मुखिया हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। और पिता तुल्य भी क्या, मैं तो उनको कहता हूँ कि वो देव तुल्य हैं, मेरे लिए भगवान है। लेकिन जिस तरीके से मेरी जलालत हुई, आप मेरी मानसिकता समझिए कि जो 40 साल तक पार्टी में बिटवीन द लाइन चलने वाला व्यक्ति कभी किसी विवाद में नहीं आया, कभी किसी कोई उस पर आरोप नहीं लगा, कभी उसने कोई किसी से धोखा नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो आज वो इतना बड़ा स्टेप क्यों ले रहा हो? तो एक बात बताइए, एक विधायक का चुनाव है, आपने प्रधानमंत्री जी आपको फोन किए, इसके बावजूद भी आप चुनाव लड़ने पर अभी तैयार हैं? हाँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था कि जब उन्होंने कहा कि मुझे अभी पता चला है, और मेरी ये बात उनसे 30 तारीख को ही थी, विड्रॉल का टाइम जो था वो 29 को था, और मुझे सूचना मिली कि ये जो फोन पे आपने बात की थी ये 30 तारीख 30 को। ऐसा लग रहा था कि वो रैली से आने से पहले, वो तो फिर कल ही कैसे वो वायरल हो गया? नहीं, वो देखो ना, वो मेरे फोन से बात नहीं हुई थी, वो किसी और का फोन आया था। वो मेरा ख्याल मुख्यमंत्री जी ने उनको किया होगा, जहाँ स्टेट प्रेसिडेंट ने किया होगा। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी ये आपने बात करनी है, तो मैंने बात की, उनसे फ़ोन से बात की, और जो रिकॉर्डिंग हुई वो मेरे साइट से हुई है। और मैंने अब दोनों वीडियो देखे हैं। उसमें जो एक वीडियो है जो मुझे लगता है कि ओरिजिनल है, उसमें मेरी बात तो सुनाई दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की बात सुनाई नहीं दे रही। लेकिन जो दूसरा वीडियो वायरल किया गया है, उसको मुझे लगता है कि वो जो रिकॉर्डिंग थी फोन में, उसको टेम्पर किया गया उसके साथ, क्योंकि मेरे अगल बगल में जो लोग खड़े थे उन्होंने किसी ने नहीं सुना कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। लेकिन अब वो उतना क्लियर सुनाई दे रहा है जितना एक आम आदमी को फोन पे सुनाई देता है। तो मुझे लगता है कि इस 100% श्योर मैं कि उस वीडियो को जो है वो टेम्पर किया गया, टेम्पर करके, क्योंकि मेरे जो विरोधी हैं। लेकिन वहां मैंने जो देखा, तो आप देखिए, जो जिस वीडियो में आवाज आ रही, पीछे एक आदमी और वीडियो बना रहा है, वो आप ही के लोग थे? नहीं, मैं तो एक पब्लिक मीटिंग में था,
जहाँ से मेरे से बात करवाई गई, मैं तो पब्लिक मीटिंग से उठ के आया था। वहाँ पे पब्लिक मीटिंग चल रही थी मेरी, उसमें 5-7 लोग थे जो इधर उधर खड़े थे। अब मैंने नहीं देखा कि मैं देखूंगा तो ध्यान से देखूंगा तो बता सकूंगा कि कौन था बंदा। तो एक बात कृपाल जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के फ़ोन के बाद अगर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं, जीत जाते हैं तो आप कहेंगे कि मूल भारतीय जनता पार्टी आप ही हैं, और मान लीजिए चुनाव में कहा नहीं जा सकता, ये खेल है, अगर हार जाते हैं तो आप तलवार की धार पे नहीं चल रहे हैं? नहीं, मैं देखो ऐसा है, मैंने राजनीति को धंधा नहीं बनाया है। मेरे लिए राजनीति सेवा है, और ये चुनाव मैं आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। सुन लिया आपने, कृपाल परमार ने साफ साफ कह दिया चुनाव मैदान से नहीं हटेंगे। पूर्व राज्यसभा सदस्य और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे कृपाल परमार का चुनाव मैदान में यूं टिके रहना मोदी के हुक्म उदूली की तरह भी है, और परमार ने अब यह जोखिम मोल लेने का फैसला किया है। हुक्म उदूली शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पीएम मोदी ने परमार को साफ साफ कहा था, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम चुनाव मैदान से हट जाओ, बाकी जिम्मेदारी मेरी। एक तरह से मोदी ने परमार पर अपने पुराने एहसानों की याद दिलाते हुए साफ साफ आदेश दिया था। कृपाल परमार ने 2 दिन पहले फेसबुक पर मोदी से अपने पुराने रिश्ते का जिक्र करते हुए एक पुरानी तस्वीर भी पोस्ट की थी। यह तस्वीर 90 के दशक के आखिरी सालों की है, आज से करीब 25-26 साल पुरानी, जब मोदी बतौर पार्टी महासचिव हिमाचल के प्रभारी हुआ करते थे। 6 लोगों की साथ इस तस्वीर में बीच में मोदी बैठे हैं, पीछे कृपाल परमार हैं और बीजेपी से जुड़े बाकी लोग होंगे। मोदी से इतने पुराने रिश्ते पर जलालत भारी पड़ी और परमार का पार्टी से इस कदर मोह भंग हो गया कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं। परसों देर शाम जब कृपाल परमार से मोदी के संवाद का वीडियो वायरल हुआ था तो कहा यही गया कि 2 दिन पहले हिमाचल में रैली के दौरान पीएम मोदी को जब पता चला कि कृपाल परमार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने परमार से बात की थी, लेकिन कृपाल परमार के मुताबिक उनकी मोदी से यह बातचीत 30 अक्टूबर को हुई थी। तब तक नामांकन की तारीख बीत चुकी थी, यानी 29 अक्टूबर। बाकी उन्होंने जो कहा आपने सुना ही। कृपाल परमार ने सीधे सीधे पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए, गलत लोगों को टिकट देने से लेकर उन जैसे पुराने नेताओं को जलील करने तक के आरोप। खासतौर से उनकी शिकायत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से है। नड्डा हिमाचल के ही रहने वाले हैं। जब वो पार्टी अध्यक्ष नहीं थे तब भी हिमाचल के मामले में उनकी हमेशा चलती थी। परमार ने पीएम मोदी से यही कहा कि नड्डा उन्हें 15 सालों से जलील कर रहे हैं। एक बार फिर आपको कृपाल परमार और मोदी का वो चर्चित संवाद सुनाता हूं, फिर आगे की बात कि आखिर हिमाचल में ऐसा क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री एक एक सीट पर खुद नजर रख रहे हैं, और अगर प्रधानमंत्री एक एक सीट पर खुद नजर रख रहे हैं तो इसका भी कोई मतलब है क्या? पहले सुनिए। मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का आदेश है। मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते। कल भी मैंने आपको बताया था कि महज 68 सीटों वाले हिमाचल में 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार खड़े हो गए। इनमें कई सिटिंग विधायक हैं जिनका टिकट काट दिया गया, कई पूर्व विधायक हैं, कई इलाके में ठीक ठाक हैसियत रखने वाले नेता हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला तो पार्टी के खिलाफ निर्दलीय खड़े हो गए। कृपाल परमार भी उन्हीं में से एक है। 6 ऐसे बागी नेताओं को पार्टी ने बीते सप्ताह निकाला भी है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं बेचैनी है कि इस बार हिमाचल में इसका बड़ा नुकसान न हो जाए, पार्टी सत्ता से बेदखल न हो जाए। यही वजह है कि प्रभारी रहे नरेंद्र मोदी हिमाचल को लेकर बहुत चिंतित भी हैं
और कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। और यही वजह है कि मोदी ने एक कैंडिडेट को, जिनसे उनका रिश्ता 25-30 साल पुराना था, उसे सीधे फोन किया, लेकिन वो कैंडिडेट अभी भी चुनाव मैदान में है। अब हिमाचल को लेकर और मोदी के इस फोन करने को लेकर कई बातें जो कही गई, कई थ्योरी जो गढ़ी गई, उसका कुछ जवाब मैंने कल भी दिया था, फिर दोहरा दूं, चूंकि ये वीडियो में दिखा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का एक उम्मीदवार को फोन करना, अगर इसे सिर्फ कमजोरी के तौर पर माना जाए तो ये विश्लेषण पूरी तरह से सही नहीं होगा। इसका मतलब यह भी है कि नरेंद्र मोदी जहां चुनाव उनकी पार्टी लड़ती है और जहां उन्हें चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करती है, जैसे हिमाचल में और गुजरात में हो रहा है, वहां मोदी एक एक सीट को लेकर खुद विश्लेषण भी करते हैं, नजर भी रखते हैं और सजग और सतर्क होकर जानकारी भी रखते हैं। इसका एक ये भी मतलब निकलता है। बहुत सारे लोग कल कहते रहे, मोदी विरोधी लोग, विपक्ष के लोग, प्रधानमंत्री अगर एक एक सीट पर ऐसे नजर रख रहा है तो प्रधानमंत्री का काम कब कर रहा है। लेकिन सच तो यह है कि राजनीति में सत्ता बहुत मायने रखती है और बीजेपी वो पार्टी है जो सालों भर 365 दिन 12 महीने 24 घंटे चुनाव लड़ने को लेकर बहुत विनिंग मशीन की तरह काम करती है, इलेक्शन मशीन की तरह काम करती है और लगातार अपनी बिसात बीजेपी नेता बिछाते रहते हैं। इसलिए कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भले आज पार्टी अध्यक्ष नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी की सीधी जिम्मेदारी पार्टी चलाने की भले ना हो, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा है, लेकिन जहां चुनाव हो रहा है वहां मोदी और शाह चुनाव में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है इस पर नजर रखते हैं। हिमाचल में जो उनका फोन गया उसका भी एक मतलब यही। और दूसरी बात कि एक नेता के तौर पर उनके कितने रिश्ते रहे हैं जब वो पार्टी प्रभारी हुआ करते थे, और आज भी वो रिश्ते उन्हें न सिर्फ याद हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर ट्रंप कार्ड की तरह, तीर की तरह उस रिश्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मोदी के इस फोन से ये भी साबित होता है। अब जो हिमाचल की स्थिति है, कल बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। बाकी बातें जो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कही वो तो हर पार्टी जैसे मैनिफेस्टो में कहती है कि अगले साल 10 साल में 12,000 करोड़ का निवेश होगा, युवाओं के लिए 8 लाख रोजगार के अवसर होंगे, 8 लाख रोजगार के अवसर होंगे। अब मैनिफेस्टो में आ रहा है और आपको पता होगा कि मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 8 साल में 7 लाख नौकरियां दी और राज्यों में भी नौकरी की यही स्थिति है। यूपी जैसे बड़े सूबे में दावा 5 लाख नौकरी का किया गया था, उसको लेकर भी बहुत सवाल है, लेकिन फिलहाल 8 लाख नौकरियों की बात। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो कल बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, जो अचानक बीजेपी शासित कुछ राज्यों में, उत्तराखंड से लेकर अब जैसे हिमाचल तक, अलग अलग राज्यों में कॉमन सिविल कोड की लागू करने की बात की जाने लगी, गुजरात में भी, जबकि ये पता है कि ये चुनावी मसला है और चुनाव में फायदे उठाने के लिए ये किया गया है। केंद्र सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक राज्यों में इस तरह से कॉमन सिविल कोड लागू नहीं किया जा सकता। उसमें 100 पेचीद किया है, उसके कई कानूनी पहलू हैं, लेकिन मौसम चुनाव का है, पोलराइजेशन करना है, ध्रुवीकरण करना है, और हिमाचल में हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी जब जब उठाती है तब तब उसे चुनावी फायदे हुए हैं। इस बार जब बीजेपी बागियों के बीच फंसी है या कुछ सीटों पर बीजेपी को लग रहा है 1 दर्जन 1.5 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां बगावत से उन्हें कुछ नुकसान हो सकता है, जैसे कृपाल परमार की सीट है, तो बीजेपी कॉमन सिविल कोड का दांव भी चल रही है। और कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो हिमाचल घूम कर आ रहे हैं पत्रकार, उनके मुताबिक कांटे की टक्कर है। हिमाचल का इतिहास यह है कि 1985 के बाद से 5-5 साल पर सत्ता और सरकारें बदलती रही, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, अब बीजेपी है। जेपी नड्डा ने कहा रिवाज हम बदलेंगे, मतलब जो बदलने की रवायत है वो रिवाज है, उसको हम बदलेंगे, मतलब हम कायम रहेंगे। लेकिन हिमाचल की जनता क्या सोच रही है ये मायने रखता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कांटे की टक्कर है। उसकी एक बड़ी वजह है ओल्ड पेंशन स्कीम। कांग्रेस ने जिस ढंग से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया है, ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो तुरंत हम पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेंगे, उससे माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों में बीजेपी को लेकर जो नाराजगी थी पेंशन स्कीम को लेकर, कांग्रेस उस नाराजगी को कैश कर सकती है। एक मुद्दा बीते
एक डेढ़ महीने के भीतर बड़ा मुद्दा हिमाचल में बना है। लेकिन क्या यह इतना बड़ा मुद्दा होगा? और बेरोजगारी और महंगाई तो है ही कि कांग्रेस की सत्ता में कांग्रेस की हिस्सेदारी होगी और कांग्रेस सरकार बना लेगी और सत्ता से बीजेपी बेदखल होगी। यह अभी देखना समझना होगा। मैं हिमाचल गया नहीं हूं, लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था, समझिए कि बीजेपी कैसे चुनाव लड़ती है और प्रधानमंत्री मोदी कैसे अलग अलग राज्यों की सीटों पर बारीकी से नजर रखते हैं। लेकिन दांव यहां इस बार फेल हो गया है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं।